अभी रिसेंटली एलएसबी कोचेज़ में सीटीआरबी फेलियर्स बढ़े हैं, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से मेजर रीजंस हैं जिनके कारण सीटीआरबी फेलियर्स हुए हैं और आरडीएसओ इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पे हमको क्या मेंटेनेंस में ध्यान रखना है ताकि इस तरह के फेलियर्स ना हो। तो सबसे क्रिटिकल पॉइंट जो है सीटीआरबी फेलियर्स को रोकने के लिए वो है क्वालिटी ऑफ फास्टनर्स। ठीक है, तो पहले डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट फास्टनर्स हैं जो सीटीआरबी रिलेटेड है। जैसे कि एक्सल बॉक्स के बोल्ट्स होते हैं M16 45 50 mm के, फोनिक व्हील के बोल्ट्स होते हैं M8 into 35 mm के जो कि फोनिक व्हील को सिक्योर करते हैं। ऑयलर रिंग बोल्ट्स होते हैं M8 into 25 mm के बोल्ट्स होते हैं, ये अर्थिंग इक्विपमेंट वाले एक्सल बॉक्सेस में लगे रहते हैं। इसी तरह से लॉकिंग बोल्ट होते हैं जो कि जो हमारी सिक्योरिंग डिस्क होती है उसको एक्सल पे सिक्योर करते हैं। ये 3 बोल्ट रहते हैं M20 into 60 mm के। इसके अलावा कंट्रोल आर्म के बोल्ट्स होते हैं M16 into 70 38 mm के। ये जो जितने भी बोल्ट डिस्कस किए सारे क्रिटिकल बोल्ट्स होते हैं और इनकी टॉर्गिंग भी फिक्स रहती है। जैसे कि जो एक्सल बॉक्स के बोल्ट्स हैं M16 45 50 mm के, उनकी टॉर्गिंग रहती है 170 न्यूटन मीटर। फोनिक व्हील ऑयलर रिंग के बोल्ट्स हैं उनकी 21 न्यूटन मीटर टॉर्गिंग रहती है। लॉकिंग बोल्ट्स जो होते हैं उनकी 200 न्यूटन मीटर रहती है। इसी तरह से कंट्रोल आर्म की जो बोल्ट है उनकी टॉर्क रहती है 170 न्यूटन मीटर। ठीक है, जब भी D2 D3 शेड्यूल करते हैं तो उसमें एक्सल बॉक्स के बोल्ट्स, फोनिक व्हील के बोल्ट्स, ऑयलर रिंग बोल्ट्स, कंट्रोल आर्म के बोल्ट्स, इनकी टॉर्किंग इंश्योर करते हैं। और जो लॉकिंग बोल्ट्स होते हैं जो सिक्योरिंग डिस्क को एक्सल पे सिक्योर करते हैं उनको जस्ट ये देखते हैं कि वो इंटैक्ट होने चाहिए, लूज नहीं होने चाहिए, और जो उनकी लॉकिंग डिस्क होती है वो उसकी रिब है वो बैंड होनी चाहिए। ठीक है, तो क्वालिटी ऑफ फास्टनर्स डिस्कस कर रहे थे। तो ये सारे जो क्रिटिकल फास्टनर्स हैं वो 10.9 ग्रेड के होने चाहिए। ठीक है, पहले 8.8 ग्रेड के फास्टनर्स यूज होते थे, उनको अभी अपग्रेड कर दिया है 10.9 ग्रेड के लिए। ठीक है, ये सारी ही फास्टनर जो है वो RCF MCF जो अप्रूव्ड सप्लायर्स हैं उनके ही लगे होने चाहिए। जैसे कि जो क्रिटिकल बोल्ट्स हैं, फोनिक व्हील बोल्ट, ऑयलर रिंग बोल्ट, लॉकिंग बोल्ट्स, ठीक है, ये सारे TVS LPS अनब्रेको के ही होने चाहिए। अभी मैं आपको कुछ फेलियर्स के एग्जांपल दूंगा और उसके बेसिस पे समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये बेरिंग फेलियर को रिजेक्ट कर सकता है। जैसे कि कोर्स नंबर 02566 LCR में फेलियर हुआ 21 जुलाई 2020 को। इसमें ये पाया गया कि जो फोनिक व्हील का जो बोल्ट था, वो APL मेक का लगा हुआ था और उसका जो ग्रेड था वो A270 था, जो कि 10.9 हाई टेंसाइल स्टील होता है, उससे इंफीरियर ग्रेड होता है। इसके कारण ये फोनिक व्हील लूज हो गया और अल्टीमेटली फोनिक व्हील डैमेज होने से बेरिंग फेल हो गया। जैसे कि ये फोनिक व्हील का बोल्ट है, ये आप देख सकते हैं। फोनिक व्हील के बोल्ट पे जो हेड होता है उस पर लिखा रहता है कि वो कौन से मेक का है। तो ये अनब्रेको का बोल्ट है, और 10.9 ग्रेड का है जो हाई टेंसाइल स्टील होता है। ठीक है, तो ये करेक्ट बोल्ट है, लेकिन उस केस में वो APL मेक का लगा हुआ था और उसका ग्रेड भी इन्फीरियर था, जिसके कारण वो फेलियर हुआ। तो ये विशेष रूप से हमको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ऑयलर रिंग के बोल्ट है। जो ऑयलर रिंग के बोल्ट हैं वो उसमें एलन स्क्रूज यूज नहीं करने हैं। ये बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। काफ़ी मेजर फेलियर्स भी रिसेंटली हुए हैं, जैसे कि कोर्स नंबर 194582 NCR में फेल हुआ 17 जून को, और 196580 ये भी NCR में फेल हुआ 21 जुलाई 2020 को। इन दोनों ही केसेस में ये इन्वेस्टिगेशन करने पे पाया गया कि इसमें जो ऑयलर रिंग के बोल्ट्स हैं वो हेक्सागोनल हेड बोल्ट लगे होने चाहिए, लेकिन एलन स्क्रूज लगे हुए थे। तो ये हमको ध्यान रखना है कि एलन स्क्रूज नहीं लगे होने चाहिए, उनकी जगह पे हेक्सागोनल हेड बोल्ट्स लगे होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ये ऑयलर रिंग का बोल्ट है। इस ऑयलर रिंग के बोल्ट ये M8 into 25 mm का बोल्ट होता है, तो ये हेक्सागोनल हेड बोल्ट है, ये लगा होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में जो अगली इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इनमें ये जितने भी बोल्ट्स हमने डिस्कस किए, इनमें सेल्फ लॉकिंग वाशर्स लगे होने चाहिए और इनमें प्लेन वाशर्स नहीं लगे होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब प्लेन वाशर लगे होते हैं तो उस केस में बोल्ट की लूज होने की पॉसिबिलिटी रहती है। जैसे कि मैं आपको बताऊंगा, ये M8 into 35 mm का बोल्ट है, इसमें ये स्प्रिंग वाशर लगा हुआ है। ठीक है, तो स्प्रिंग वाशर में इस तरह आपको कट मार्क दिखेगा। तो स्प्रिंग वाशर्स आपको यूज करने हैं, या अपग्रेडेड जो डिस्क लॉक वाशर है
वो यूज़ करने हैं, आपको प्लेन वाशर यूज़ नहीं करने हैं। जैसे कि जो कोर्स नंबर 02566 एनसीआर में फाइल हुआ था 4 अगस्त को, उसमें इन्वेस्टिगेशन में पाया गया था कि जो कंट्रोल आर्म के जो बोल्ट्स हैं, तो कंट्रोल आर्म के बोल्ट्स जो ये हैं, कंट्रोल आर्म के जो बोल्ट हैं, ये कंट्रोल आर्म के बोल्ट्स जो हैं इनमें प्लेन वॉशर्स लगे रहते हैं। तो जब भी प्लेन वॉशर्स लगे होंगे तो उनमें लूज होने की पॉसिबिलिटी रहेगी, और जो वाइब्रेशंस होंगे, वाइब्रेशंस का इम्पैक्ट अल्टीमेटली बैरिंग्स से ही आता है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हमने अभी डिस्कस किया फोनिक व्हील और ऑयलर रिंग के बोल्ट्स, ठीक है। अभी एक आरटीएसओ का लेटर है जिसमें ये मेंशन किया है कि ऐसा कई बार हुआ है कि ये बोल्ट्स इंटरमिक्स हो गए। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मेंटेनेंस में कई बार क्या है, स्टाफ को उस चीज़ का नॉलेज नहीं होता और ये बोल्ट मिक्स हो जाते हैं। देखिए आप फोनिक व्हील के जो बोल्ट है वो M8x35 mm के होते हैं, ऑयलर रिंग के बोल्ट होते हैं वो M8x25 mm के बड़े 25 mm के होते हैं। मतलब जो फोनिक व्हील के बोल्ट हैं उनकी लेंथ ज़्यादा होती है। तो कई बार ऐसा देखा गया, जैसे कि ये आपको तो कंपेरिजन करके बताता हूँ, जैसे कि M8x35 mm के बोल्ट है जो फोनिक व्हील में लगता है, ये कम लेंथ के बोल्ट है M8x25 mm के बोल्ट जो ऑयलर रिंग में लगता है, ठीक है। तो स्टाफ ने किया क्या कि जो M8x25 mm का बोल्ट था इसको फोनिक व्हील में लगा दिया, ठीक है, लैक ऑफ नॉलेज के कारण। तो इससे क्या है कि प्रॉपर ग्रिप बनेगी नहीं और उसके लूज होने की पॉसिबिलिटी बनी रहती है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि M8x35 mm का जो बोल्ट है, जो जिसकी लेंथ ज़्यादा है उसको लगाना है हमको फोनिक व्हील में, और जो कम लेंथ का है M8x25 mm का वो ऑयलर रिंग में लगता है। तो ऐसा देखना है कि ये कभी भी इंटरचेंजेबल ना हो, ठीक है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी इन बोल्ट्स को हम लगाते हैं तो थ्रेड लॉकर का यूज करना है, ठीक है। थ्रेड लॉकर को लगा के ही इन बोल्ट्स को सिक्योर करना है ताकि ग्रिपिंग प्रॉपर बनी रहे और इनकी लूज होने की पॉसिबिलिटी ना रहे। तो इसमें जो मेंटेनेंस मैनुअल है उसमें लिखा हुआ है कि लॉकटाइट 243572 इसकी या इसके इक्वलेंट जो भी थ्रेड लॉकर है उसको यूज करके ही इन बोल्ट्स को सिक्योर। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है सीटीआरबी फेलियर्स को रोकने के लिए वो है टॉर्किंग। तो D2 D3 शेड्यूल जो है, D2 शेड्यूल मतलब मंथली शेड्यूल, D3 मतलब 6 मंथली शेड्यूल, हाफ ईयरली शेड्यूल। तो उसमें एक्सेल बॉक्स के कवर खोलने हैं और जो फोनिक व्हील बोल्ट है, ऑयलर रिंग के बोल्ट है, इनको 21 न्यूटन मीटर पे टॉर्क करना है। कैलिब्रेटेड टॉर्क रेंज का यूज करके 21 न्यूटन मीटर पे टॉर्क करना है। टॉर्क करने के बाद उसको परमानेंट रेड मार्कर से मार्क कर देंगे ताकि बाद में जब सब्सिक्वेंट शेड्यूल अटेंशन होंगे तो उसमें पता चल पाए कि वो बोल्ट लूज हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। अगर वो मार्किंग मिसमैच होगी तो इसका मतलब बोल्ट लूज हो गया, ठीक है। इसी तरह से जो कंट्रोल आर्म के बोल्ट्स होते हैं उनको भी 170 न्यूटन मीटर पे टॉर्क करना है। कैलिब्रेटेड टॉलरेंस से उसको भी टॉर्क करेंगे और उसके भी जो बोल्ट्स हैं उनको परमानेंट रेड मार्क से मार्क कर देंगे ताकि उनका भी जो बाद में शेड्यूल अटेंशन हम करेंगे, ट्रिप एग्जामिनेशन में अगर गाड़ी है D1 शेड्यूल में आई तो उसमें पता लग जाएगा हमको कि ये बोल्ट लूज हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। इसके बाद विजुअल एग्जामिनेशन प्लस ये टॉर्किंग करने के बाद एक्सेल बॉक्स का कवर बंद करेंगे और एक्सेल बॉक्स के जो चारों बोल्ट्स होते हैं उनको 170 न्यूटन मीटर पे कैलिब्रेटेड टॉलरेंस से दोबारा टॉर्क कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से D2 D3 शेड्यूल में एक्सेल बॉक्स के कवर खोलने हैं। फोनिक व्हील बोल्ट, ऑयलर रिंग के बोल्ट्स, कंट्रोल आर्म के बोल्ट्स, इनको प्रिस्क्राइब जो टॉर्क वैल्यू मैंने आपको बताया उस पर टॉर्क करना है। फाइनली एक्सेल बॉक्स को क्लोज करना है, उसके बोल्ट्स को भी 170 न्यूटन मीटर पे टॉर्क करना है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है और बहुत क्रिटिकल है क्योंकि जो मेजर जो फेलियर्स हुए हैं CTRB के उनमें यही पाया गया कि फोनिक व्हील असेंबली आपकी डैमेज होगी। इसी तरीके से पता चला कि अर्थिंग इक्विपमेंट डैमेज हो गया। तो उसका जो मेजर रीजन है वो ये है कि फोनिक व्हील का बोल्ट लूज हो गया, ठीक है। तो लेकिन अगर प्रिस्क्राइब्ड शेड्यूल अटेंशन हम लोग देते रहेंगे, कैलिब्रेटेड टॉलरेंस अगर टॉर्क करते रहेंगे तो इस तरह के फेलियर्स होने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है, ठीक है। इसी तरह से जो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है डैम्पर्स, ठीक है। हर शेड्यूल में ये इंश्योर करना है कि अगर कोई भी डैम्पर एक्सेसिवली लीकेज हो रहा है तो उसको चेंज करना है, ठीक है। क्योंकि डैम्पर्स अगर प्रॉपर्ली वाइब्रेशन डैम्पिंग नहीं करेंगे तो उस वाइब्रेशन का जो इम्पैक्ट होगा वो अल्टीमेटली आपका बेरिंग पे आता है और इट कैन रिजल्ट टू बेरिंग फेलियर इन फ्यूचर, ठीक है। अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है व्हील सेलिंग, ठीक है। व्हील सेलिंग एट एनी कॉस्ट अलाउ नहीं करना है। जो मेंटेनेंस मैनुअल में लिखा हुआ है व्हील सेलिंग का डेफिनेशन वो है कि व्हील सेलिंग मीन्स कि व्हील चिप ऑफ हो जाना, ठीक है। तो व्हील चिप ऑफ हो जाना तो किसको हम व्हील सेलिंग मानेंगे, वो है 1.5 × 40 mm, मतलब 1.5 mm आपका
डेप्थ होना चाहिए और 40 mm लेंथ होना चाहिए, तो उसको व्हील सेलिंग मानेंगे। व्हील सेलिंग को अगर हम परमिट कर देंगे तो उससे जो एबनॉर्मल वाइब्रेशन जनरेट होते हैं उसका इम्पैक्ट आपका इवेंचुअली बैरिंग पे आता है और बैरिंग फेल होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो व्हील सेलिंग को कभी भी अलाउ नहीं करना है। अगर व्हील सेलिंग है तो उसको इमीडिएटली विड्रॉ करो, उसको इन्वेस्टिगेशन करो व्हील सेलिंग का रीजन क्या था। ठीक है, जैसे कि एक कोच 192068 वेस्टर्न रेलवे में फेल हुआ था 3 अगस्त 2020। इसमें पाया गया कि वो व्हील में सेलिंग मार्क्स थे, जिसके कारण उसमें फेलियर हुआ, ऐसी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, इसी तरीके से ये इंश्योर करना है कि जो WSP है वो फंक्शनल रहे। तो उसके लिए अपन कंट्रोल यूनिट में डेटा डाउनलोड करते हैं, तो फंक्शनल WSP इंश्योर करना है। अगर उसमें फॉल्ट कोड आ रहा है तो उसको करेक्ट करना है। ठीक है, इसके अलावा जो D3 शेड्यूल है, D3 शेड्यूल में स्पीड सेंसर गैप चेक करना है। जो फोनिक व्हील और स्पीड सेंसर के बीच गैप चेक करना है। एक अपने जो पूरे कोच में 4 एक्सल्स हैं, तो चारों एक्सल्स पे हर एक्सल पे एक स्पीड सेंसर लगा हुआ है। ठीक है, तो स्पीड सेंसर गैप चेंज करना है, गैप चेक करना है, जो कि 0.9 to 1.4 mm होना चाहिए। D3 शेड्यूल में चेक करना है। ठीक है, अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है आपका चेक ये जो अर्थिंग केबल्स हैं, जो आपकी अर्थिंग केबल्स हैं और जो कार्बन बार, ठीक है, वो आपको इंश्योर करना कि इंटैक्ट हो। ठीक है, अर्थिंग इक्विपमेंट एक कोच में लगे रहते हैं अपने एक्सट्रीम एंड्स पे। दो जो एक्सल बॉक्सेस हैं उनमें अर्थिंग इक्विपमेंट लगे रहते हैं एक्सट्रीम कॉर्नर्स पे, डायगोनली अपोजिट में। ठीक है, उसका बेसिकली पर्पज ये है, और जो अर्थिंग केबल्स लगी हुई है कि अगर कोई कोच में लीकेज करंट है तो लीकेज करंट आपका अर्थिंग इक्विपमेंट के थ्रू और कार्बन बार्स के थ्रू, एक्सल के थ्रू आपका रेल में डिसिपेट हो जाता है। तो अगर आप कार्बन बार्स मिसिंग हैं या एक्सेसिवली वियर आउट हो गए या आपके मानो अर्थिंग केबल्स मिसिंग है, तो उसका अल्टीमेटली इफेक्ट ये पड़ेगा कि जो रिटर्न करंट है वो बैरिंग के थ्रू जाएगी, और अगर करंट बैरिंग के थ्रू पास होगी तो उसमें पिटिंग मार्क्स आ जाते हैं, जो कि लेटर ऑन बैरिंग फेलियर को रिजल्ट कर सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कार्बन बार्स मिसिंग नहीं होनी चाहिए, अर्थिंग केबल सिक्योर्ड होनी चाहिए, प्रॉपर्ली फिटेड होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ड्रेन होल्स। जो आपका जो बॉटम कंट्रोल आर्म का बॉटम पोर्शन होता है उसमें ड्रेन होल्स रहते हैं। तो वो ड्रेन होल्स नॉर्मली ऐसा है, देखा गया है कि वो ड्रेन होल्स नॉर्मली मिट्टी से प्लग हो जाते हैं। वो ड्रेन होल्स बहुत क्रिटिकल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ड्रेन होल्स, क्योंकि इसलिए दिए गए हैं कि अगर एबनॉर्मल ग्रीज यूजिंग हो रहा है बैरिंग में तो वो आपको वहाँ से इंडिकेशन दे देगा। ठीक है, तो किसी भी हालत में ये ड्रेन होल्स का प्लग नहीं होना चाहिए। जैसे कि अभी एक रिसेंटली कोर्स नंबर 182035 ये प्राइमरी मेवाड़ एक्सप्रेस में लगा था। तो प्राइमरी मेंटेनेंस में स्टाफ ने ऑब्जर्व किया कि ड्रेन होल को जब क्लीन किया तो वहाँ पे देखा कि काफ़ी मतलब वहाँ पे ग्रीस के मार्क्स थे। तो उसको खोला तो उसमें काफ़ी ज़्यादा ग्रीस यूजिंग हो रहा था, क्योंकि लेटर ऑन बैरिंग सीज भी हो सकता था। तो हमने तुरंत उस कोच को विड्रॉ कर दिया सर्विस से। ठीक है, अब अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि अभी जो RDSO का एक रिसेंट इंस्ट्रक्शन है कि जो भी स्टैंड स्टिल कोचेज है, अभी कोविड-19 के कारण काफ़ी टाइम से कोचेज स्टैंड स्टिल है, तो ये इंश्योर करना है कि जो भी स्टैंड स्टिल कोचेज है उनका मूवमेंट हो। तो उस बारे में जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो ये है कि जो भी स्टैंड स्टिल LSB कोचेज है उनको 50 to 100 मीटर्स बैक एंड फोर्थ मूव करना है एटलीस्ट वंस इन अ मंथ। ठीक है, इसी तरह से जो लूज व्हील सेट्स हैं उनको भी 15 to 20 रोटेशंस को मूव करना है एटलीस्ट वंस इन अ मंथ, क्योंकि ज़्यादा टाइम पे जो स्टैंड स्टिल कोच रहता है तो बैरिंग में कोरोजन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, जो लेटर ऑन कैन रिजल्ट इन बैरिंग फेलियर। ठीक है, इसी तरह से जो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है हैंडलिंग। व्हील्स का जब हैंडलिंग होता है तो उसको बहुत ही प्रॉपर तरीके से करना है। जैसे कि जब भी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है प्रॉपरली व्हील सिक्योर्ड होने चाहिए। इसके अलावा जब भी आप लोडिंग अनलोडिंग कर रहे हो उस टाइम पे अटेंशन देना कि कहीं बैरिंग को डैमेज ना हो। इसी तरह से जब हम व्हील चेंज कर रहे हैं और जब बोगी को लोअर कर रहे हैं व्हील पे, तो उस टाइम पे भी इंश्योर करना कि
मिस हैंडलिंग के कारण बेरिंग डैमेज ना हो। तो इस तरीके से हमने ये जो सारे पॉइंट्स देखे ये सब कवर करते हैं कि थ्योरेटिकली हमको क्या क्या पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान रखना है। ये सारे पॉइंट्स जो है वो जो RDSO जो रिसेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, जो आज तक के जितने इंस्ट्रक्शंस हैं उनको कंक्लूड करके बनाया गया है। और साथ में ही जो LSP मेंटेनेंस मैनुअल है उसको भी रेफर किया गया है। अब इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखेंगे कि प्रैक्टिकली हमको कैसे जो अभी प्रैक्टिकली देखते हैं कि फिटलाइन एग्जामिनेशन में कौन कौन सी बातें हैं जिनका विशेष रूप से ध्यान रखना है। जैसे कि सबसे पहले तो कोई भी शेड्यूल हो उसमें प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर है, तो प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर को देखना कि वो कहीं लीकेज तो नहीं कर रहा है। अगर लीकेज है तो उसको चेंज कर देना है। व्हील ट्रेड को बहुत ही क्लोजली एग्जामिन करना है कि कहीं पे व्हील सेलिंग मार्क्स तो नहीं है। व्हील सेलिंग मार्क्स अगर हैं तो उसको इमीडिएटली विड्रॉ करना है, क्योंकि व्हील सेलिंग से एबनॉर्मल वाइब्रेशंस होंगे और उससे जो इम्पैक्ट आएगा वो बैरिंग पे आएगा और बैरिंग इवेंचुअली आपकी फेल हो सकती है। इसके अलावा अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि D2 D3 शेड्यूल, जो D2 मतलब मंथली शेड्यूल, D3 मतलब हाफ ईयरली शेड्यूल, उसमें एक्सेल बॉक्स का जो कवर है उसको खोलना है। जैसे एक्सेल बॉक्स में ये 4 बोल्ट लगे रहते हैं, ये आपके M16x45 mm के बोल्ट्स हैं, ठीक है। इनको खोलिए। इनको खोलने के बाद विजुअली पूरा एग्जामिन करेंगे। विजुअली एग्जामिन करें कि कहीं पे ग्रीज ऊज्ड आउट तो नहीं हो गया है, कहीं पे ऐसा तो नहीं है कि कुछ ऐसा फॉरेन मटेरियल है जो बैरिंग केज कुछ टूट के आ गया हो, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको अच्छे तरीके से देखनी है। इसके बाद आप देखेंगे कि ये आप देख रहे हैं, ये आपका एक्सेल है, ठीक है। एक्सेल पे आपके थ्रेडेड होल्स रहते हैं, उस पर ये जो हमारी ये सिक्योरिंग डिस्क लगी है, ठीक है। ये सिक्योरिंग डिस्क इसके ऊपर ये M20 के बोल्ट है, M20x60 mm के बोल्ट्स हैं। इनके थ्रू ये सिक्योरिंग डिस्क आपकी एक्सेल के ऊपर जॉइन रहती है। इसके ऊपर ये हमारा फोनिक व्हील है। फोनिक व्हील M8x35 के बोल्ट्स हैं, जिनके थ्रू ये फोनिक व्हील सिक्योरिंग डिस्क पे फास्टनड रहता है, ठीक है। ये पूरा इसका एक्चुअली सिस्टम है। तो इसको विजुअली देखना है। जो ये आपकी ये जो प्लेट है, लॉकिंग प्लेट है, इसके देखना है कि ये इंटैक्ट होनी चाहिए, ठीक है। ये रिब उसकी इंटैक्ट होनी चाहिए। और आपको देखना है कि जो भी आपने रेड मार्किंग करी हुई है तो कहीं वो रेड मार्किंग मिसमैच तो नहीं हो रही है, लूजनेस तो नहीं है बोल्ट्स में। तो ये विजुअल एग्जामिनेशन करने के बाद जो ये फोनिक व्हील के बोल्ट है, M8x35 mm के 3 बोल्ट है, 1 2 3, इन तीनों बोल्टों को आपको टॉर्क करना है कैलिब्रेटेड टॉर्क रेंज से। ये जैसे कि आपका 5 to 35 न्यूटन मीटर का टॉर्क रेंज है, ये 21 न्यूटन मीटर पे सेट है, ठीक है। 21 न्यूटन मीटर पे ऑलरेडी सेट है। इससे हम लोग इसको फोनिक व्हील के बोल्ट्स को टॉर्क करेंगे। टॉर्क कीजिए। इस तरह से 21 न्यूटन मीटर पे टॉर्क करने के बाद इसको रेड मार्क से मार्क कर देना है, ठीक है, रेड पैड से, ताकि बाद में पता चल पाए। इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैनुअल टॉर्किंग कभी नहीं करनी है, क्योंकि नॉर्मली कई बार हम शॉर्टकट मेथड अपनाते हैं और मैनुअल टॉर्किंग ओपन जो स्पैनर है उससे मैनुअल टॉर्किंग कर देते हैं। मैनुअल टॉर्किंग से ओवर टॉर्किंग हो सकती है और ओवर टॉर्किंग से आपका बोल्ट सब्सिक्वेंटली टूट सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कभी भी मैनुअल टॉर्किंग नहीं करना है, हमेशा कैलिब्रेटेड टॉर्क रेंज से ही टॉर्किंग करनी है। जैसे कि ये परमानेंट ट्रेड मार्किंग कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो इस तरीके से परमानेंट ट्रेड मार्किंग हम करेंगे। इसके अलावा जो कंट्रोल आर्म के चारों बोल्ट्स हैं, कंट्रोल आर्म के जो M16x70 38 mm के होते हैं, ये चारों बोल्ट्स हैं, इनको टॉर्क करना है। टॉर्क कीजिए। इसके लिए जो हमारा 50 to 225 न्यूटन मीटर का टॉर्क रेंज है, कैलिब्रेटेड टॉर्क रेंज, ठीक है। इससे ये हमारा 170 न्यूटन मीटर पे अभी सेट है। इससे हम कंट्रोल आर्म के बोल्ट्स हैं वो टॉर्क करेंगे। जैसे कि ये वाला पर्टिकुलर बोल्ट मैं टॉर्क करता हूँ। इस तरीके से 170 न्यूटन मीटर पे सारे चारों बोल्ट्स को टॉर्क कर रहे हैं, ठीक है। और टॉर्क करने के बाद रेड मार्क से इसको, रेड पेंट से इसको मार्क कर देना है, ताकि जो बाद में जब शेड्यूल एग्जामिनेशन करेंगे उसमें हमको पता चल जाए कि वो लूज तो नहीं हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से ये अटेंशन देने के बाद हम एक्सेल बॉक्स कवर फिट कर देंगे। और जो चारों बोल्ट है, जो M16x45 mm के जो बोल्ट है, इनको 170 न्यूटन मीटर पे टॉर्क कर देंगे, ठीक है। अब
इस तरह के जो टोटल कोच में 4 एक्सल बॉक्स इस तरह के होंगे जिनमें फोनिक व्हील लगा होगा, ठीक है। 4 एक्सल बॉक्स होंगे क्योंकि 4 स्पीड सेंसर होते हैं। ये स्पीड सेंसर जो होते हैं ये यहाँ से अब मैग्नेटिक सिग्नल जो स्पीड सिग्नल है उसको पिक करता है और जो WSP कंट्रोल यूनिट है उसको भेजता है। तो इस तरीके से एक कोच में 4 एक्सल होंगे, ठीक है। और 4 एक्सल पे 4 एक्सल बॉक्स हमको ऐसे मिलेंगे जिन पे स्पीड सेंसर लगा होगा। तो ये चारों एक्सल बॉक्स इस तरीके से हमको एग्जामिन करने हैं D2 D3 शेड्यूल में, ठीक है। इसके बाद अब एक ऐसे एक्सल बॉक्स पे चलते हैं जिसमें अर्थिंग इक्विपमेंट लगा होगा, ठीक है। तो चलिए अभी अर्थिंग इक्विपमेंट वाला एक्सल बॉक्स है। तो हर कोच में अर्थिंग इक्विपमेंट वाले जो एक्सल बॉक्स हैं वो डायगोनली अपोजिट 2 लगे होते हैं। हर कोच में 2 इस तरह के एक्सल बॉक्स मिलेंगे। तो एक्सल बॉक्स फेस कवर खोलना, एक्सल बॉक्स के फेस कवर खोल के एक्सल बॉक्स को ऐसे डिसमाउंट कर लेना है और पूरा विजुअली एग्जामिन करना है कि कहीं एबनॉर्मल कोई ग्रीज ओजिंग आउट तो नहीं है, कोई एबनॉर्मल ऐसा साइन तो नहीं है, एबनॉर्मल डैमेज है, ठीक है। इस तरह से एग्जामिन करने के बाद ये जो ऑयलर रिंग जो होती है, ऑयलर रिंग की जो बोल्ट है, ऑयलर रिंग के 3 बोल्ट होते हैं M8 × 25 mm के। अब इसी के बारे में आपको पहले बता रहा था कि ये जो ऑयलर रिंग के बोल्ट्स हैं वो M8 × 25 mm, इनकी लेंथ कम होती है। और जो M8 × जो आपके फोनिक व्हील के बोल्ट हैं उनकी लेंथ ज़्यादा होती है, वो M8 × 35 mm के होते हैं। तो कभी भी इंटरमिक्सिंग नहीं करना है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये वाले बोल्ट हमने फोनिक व्हील में लगा दिए। अगर ऐसा कर देंगे तो उसके लूज वो प्रॉपर ग्रिप बनेगा नहीं और लूज हो सकते हैं, ठीक है। तो अभी ये ऑयलर रिंग के बोल्ट से भी टॉर्क करेंगे 21 न्यूटन मीटर पे। ये अगेन वही टॉर्क मीटर यूज कर रहे हैं, टॉर्क कीजिए। अभी इनको टॉर्क करने के बाद और विजुअल एग्जामिनेशन के बाद अब जो हमारा एक्सल बॉक्स कवर है उसको फिट कर देंगे। फिट करो इसको एक्सल बॉक्स। बॉक्स कवर लगा दिया है। एक्सल बॉक्स कवर के जो बोल्ट है वो टाइट एक्सल बॉक्स कवर लगाने के बाद इसके बोल्ट्स मैनुअली टाइट कर दिए। इसके बाद टॉर्क मीटर से 170 न्यूटन मीटर पे टॉर्क करेंगे। ठीक है, इस तरह से चारों बोल्ट टाइट कर लेंगे। इसके बाद हम अर्थिंग इक्विपमेंट का फेस कवर खोलेंगे। ये हमारी अर्थिंग इक्विपमेंट असेंबली है। इसके थ्रू ही जो रिटर्न करंट होता है वो इसके अर्थिंग इक्विपमेंट असेंबली के थ्रू एक्सल पे जाता है और फाइनली रेल में डिसिपेट होता है। इसको क्लोजली एग्जामिन करना है, जैसे कि ये कार्बन ब्रश की जो लीड है वो डैमेज नहीं होनी चाहिए। इसके बाद अब हम कार्बन ब्रशेस को चेक करेंगे। निकालो। इनको निकालने के बाद से ये स्प्रिंग है जो हमारी, ये इंटैक्ट रहनी चाहिए, कोई डैमेज नहीं होनी चाहिए। इसके बाद कार्बन ब्रशेस निकाल के चेक कर लेंगे। इस पे एक ये 8 mm का मार्क लगा रहता है, मतलब यहाँ तक वियर परमिसिबल है। अगर इससे बियॉन्ड अगर वियर चला गया तो कार्बन ब्रश को चेंज कर देना है। इसी तरह से इनकी सरफेस देख लेंगे, ये शाइनिंग सरफेस होनी चाहिए, एबनॉर्मल वियर नहीं होना चाहिए। इसको देख लिया, इसके बाद इसको रिफिट कर देंगे। रिफिट कर दो। ठीक है, अभी फिट कर दिया। इसके बाद जो ये जो अपनी स्लिप असेंबली है, स्लिप असेंबली को ये 3 स्टड्स होते हैं जिसके थ्रू ये सिक्योर रहती है। ये तीनों ही नट्स की टाइटनेस इंश्योर करेंगे। टाइटनेस चेक करो इनकी। ठीक है। इसी तरह से जो ये कार्बन ब्रशेस जो सिक्योर हो रहे हैं इस पे, ये दोनों जो बोल्ट्स हैं इनका भी टाइटनेस इंश्योर करेंगे। इसके बाद जो ये अर्थिंग केबल है वो जो अपनी जो इक्विपमेंट असेंबली पे फिक्स्ड है, इस बोल्ट का टाइटनेस इंश्योर करेंगे। ठीक, तो इस तरीके से हमने इसका पूरा जो एग्जामिनेशन करना था वो एग्जामिनेशन कर लिया। इसके बाद फेस कवर को डाउन करेंगे और इसको जो इसके एलन स्क्रूज है उनको टाइट कर देंगे। ठीक है।